नमस्कार, स्वागत है आपका द फॉलोअप लाइव में। मैं विवेक आर्यन अपने दो वरिष्ठ साथियों के साथ में। बाबा हमारी बाईं तरफ है और दाहिनी तरफ हैं सनी सारद, कल की तरह। आज दो महत्वपूर्ण घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे द फॉलोअप लाइव में। पहली घटना है कि पहला कार्यक्रम है जो कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ली है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल गठन हुआ है। छोटी ही 14 मंत्रियों की एक मंत्रिमंडल बनी है। बाकी विस्तार होगा, उस पर बाबा से बातचीत करेंगे। साथ ही झारखंड में एक बड़ी खबर है कि छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि तालाबों पर जाकर अर्घ्य नहीं दिया जाएगा। सभी छठव्रती अपने अपने घरों में अर्घ्य देंगे। इस पर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और सरकार का इस पर क्या स्टैंड है, क्या हो सकता है, इससे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति से। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, स्वागत है आपका द फॉलोअप लाइव में। जी बोलिए। स्वागत क्या, तो दिन भर हमारे साथी बैठे हैं, बिहार पर नजर रखे हुए हैं। आज स्वागत नहीं, आज थकाऊ थोड़ा दिन था और पकाऊ क्योंकि हर जगह से खबर तो आ ही रही थी। बिहार को लेकर लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। झारखंड में भी बवाल कम नहीं था। हाँ। छठ को लेके अब सोचिए, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है वो भी विरोध कर रही है, जिस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है वो भी विरोध कर रही है, और जो विपक्ष में है वो भी विरोध कर रही गठबंधन वाली पार्टी भी। हाँ, तो यही था आज का। नहीं चलिए उस पर आएंगे, लेकिन पहले बिहार में बाहर आ गया। हाँ, बाहर तो नहीं आया, चुनौती आ गई। नहीं, बिहार से मतलब नीतीश कुमार थे। हाँ, बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से आप उनके 7वें बार का शपथ ग्रहण देखेंगे तो 6 बार का जो उनका बॉडी लैंग्वेज था और 7वें बार में थोड़ा उस बॉडी लैंग्वेज में कमजोरी थी। और उनके कभी परम मित्र रहे पीके भी कहा कि मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, तो उसी से समझ में आता है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं, जो उनके करीबी शुरू से रहे, उन लोगों को तो दिया ही, जैसे विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, अशोक चौधरी हैं। लेकिन जो शीला कुमारी को जो पहली बार जीती और उनको मंत्री बनाया, वो एक कंप्लीट मैसेज दे रहा है। वो होम साइंस से MSc भी हैं, पास की हुई हैं, तो और पहली बार तो मतलब यूथ को भी उन्होंने एक तरीके से, हाँ। और सबसे बड़ा, इस छोटे से मंत्रिमंडल में आप देखेंगे हर दल अपने अपने जाति समीकरण को, जो उनका कोर आ रहा था कि शीला जी को देकर क्या संदेश दिया, आपने कहा संदेश दिया है, वो तो एक जिस क्षेत्र से वो आ रही हैं, तो क्या महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को लेकर पार्टी का सोच क्या ये संदेश देना चाहती सरकार तो शुरू से क्रेडिट भले नीतीश कुमार को कम मिला हो, लेकिन शराबबंदी में तो महिलाओं ने जय जयकार किया ही था पिछली सरकार का, जो इन्हीं के नेतृत्व में चल रही थी। लेकिन जो ये महिला हैं, पहली बार जीती, तो और खासकर जिस क्षेत्र से आती हैं, तो वहाँ से एक मैसेज दिया कि देखिए, हम ऐसा नहीं है कि जो पुराने हैं, जो हमारे करीबी हैं, उन्हीं को बस सरकार में जगह है, उन लोगों के लिए भी जगह है जो कार्यकर्ता या जो नेता नए हैं लेकिन उसमें काबिलियत है। अच्छा, जातीय समीकरण में अपने सवाल हम पूछेंगे, उसके पहले सनी सारद हैं, इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बड़ा नहीं, लेकिन यह बदलाव महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। तो यह क्या एक सामान्य सा घटनाक्रम है कि प्रधानमंत्री नहीं आए, क्योंकि कोई व्यस्तता कोई खास थी नहीं, फिर ना आने का संदेश सामान्य है, या फिर कुछ बात है कि शायद बीजेपी दूर कुछ सोचकर प्रधानमंत्री नहीं आए इसमें? देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वह तो इसे असामान्य ही बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अमित शाह शामिल हुए और तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई है, तो बीजेपी की जो आने वाले दिनों की जो चाल है उसमें कुछ दिख रहा है। हाँ। क्योंकि देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह में जो कुर्सियां भी लगी थी, नीतीश कुमार के पैरेलल ही दोनों उप मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। हाँ। तो मतलब एक मुख्यमंत्री के पद को बराबर करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री का पद, और उसके बाद जिस तरह से अभी बिहार विधानसभा के अंदर की जो तस्वीर है पक्ष की और विपक्ष की आंकड़े के हिसाब से, तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि कल भी हम लोग ने चर्चा किया था कि राजद के नेताओं ने कहा था कि दीपावली ये लोग मनाएं, होली हम लोग मनाएंगे। तो बहुत दूरदर्शी हैं हमारे प्रधानमंत्री, हो सकता है कि ये सोच, और शायद इसी वजह से जो बॉडी लैंग्वेज की बात बाबा कर रहे हैं, वो शायद इसी का परिणाम था नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, और जो लाइव स्ट्रीम हम लोग देख रहे थे तमाम चैनलों में या फिर कहीं से भी,
बहुत ही रिलैक्स मूड में दिख रहे थे नीतीश कुमार। जो सिग्नेचर करते हुए एक तस्वीर आई है, उसमें थोड़े गुस्से में भी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी जो है, हाँ, वो नहीं दिख रहा है। जो मुख्यमंत्री पहले तमाम जितने बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त जितने खुश दिख रहे थे, इस बार उतने नहीं दिख रहे। हाँ, थोड़े रिलैक्स जरूर दिख रहे हैं कि चलो ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए इस टाइप से। चलिए ठीक है, आप पे लौटेंगे हम झारखंड में बात करने के लिए। फिलहाल बस बिहार पर ये आखिरी सवाल होगा हमारे बाबा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। जातीय समीकरण सबसे बड़ा संकट होता है किस सरकार के लिए? भाई सरकार बन जाती है, अब मंत्रिमंडल में किसको शामिल करें? हाँ, बिहार में खास कर। तो इस बार वो जातीय समीकरण क्या रूप ले रहा है और क्या इशारा कर रहा है बिहार? देखिए, बीजेपी अपना जो अपर कास्ट का वोटर उनके साथ इंटैक्ट रहा, खासकर, तो उसको उन लोगों ने तवज्जो दिया है कि देखिए अगर आप हमको वोट देंगे तो आपके जाति के प्रतिनिधि को भी देंगे। लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार में जातीय समीकरण नहीं देखती है कोई भी सरकार, वो पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सके ऐसा मंत्रिमंडल बना, चुनौती भी होता है। हाँ, और वही इस तरीके से देखा। लेकिन जो पहली बार आप यूं कहें कि बिहार में जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो आप अगर बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो कट्टर आरएसएस से हैं। क्योंकि और ये सेल्फ मेड है, हाँ, दोनों, हाँ। किसी को, मतलब अगर आप रेणु देवी की भी बात करेंगे, महिला हैं, गजब का उनका अपना पकड़ है। आपको याद होगा राम मंदिर आंदोलन में भी वो थी, जम्मू कश्मीर में जो तिरंगा यात्रा निकाला गया था उसमें भी थे, 4 बार बनी। की राजनीति, उनकी सोच, उनके विचार पे बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, वो लगातार और शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब कर लीजिए बहुत छोटे समय से आरएसएस से जुड़ी रही, हाँ। और उसका लाभ मिला, 4 बार विधायक भी रहे, उनका लाभ मिला। तारकिशोर प्रसाद जो हैं, ये भी जो हैं वो आरएसएस से संघ से काफ़ी अच्छा उनका पकड़ है। उनके बारे में एक चीज़ बताऊंगा कि वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड रहे थे शुरू में, अच्छा। क्योंकि उनका कपड़ा का व्यवसाय भी था, अपने पिता का मेडिकल स्टोर भी चलाते थे, मतलब वो लोग। तो मंत्रिमंडल में आप थोड़ा अनुभव और थोड़ा यंग जनरेशन का जो ताप होता है, स्ट्रीम फास्ट, वो दोनों फिलहाल देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार का जो एक अपना अनुभव है 7 बार का सीएम रहने का, उसका तो लाभ मिलना ही चाहिए बिहार को, और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि इस बार पहले वाली स्थिति नहीं है। 2015 में वो 73 सीट और इस बार इतना कम, तो उनको दोनों देखना है, सरकार की छवि भी देखनी है, पार्टी को भी आगे बढ़ाना है, जेडीयू को आगे ऐसा करना है कि नीतीश कुमार जब फेस भी नहीं रहेंगे पोस्टर बाय, तो भी जेडीयू को लोग उतना ही पसंद करें। तो शायद इसलिए, और लेकिन एक चीज़ तो दिखा मंत्रिमंडल में, सारे दलों ने अपने अपने जाति को, जो मतलब उनका कोर वोटर जिनको माना जाता है, उनको उन लोगों ने साधने की कोशिश की। हमसे भी उनके बेटे ही हैं, तो हाँ, तो उनको दे दिया, मंत्री बना दिया। मुकेश सहनी, वो तो हाँ, वो तो मलाह के नेता, पहली बार अगर कहेंगे तो चलिए बिहार में मलाहों का नेता मिला, मिल गया। हाँ, लेकिन यूपी में भी मलाह का काफी अच्छा वोट बीजेपी मिला है। अब बीजेपी के पास एक आपको हो सकता है, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ अपने अनुभव पत्रकारिता के लिहाज से, कि अगले 5 सालों में एक पार्टी खत्म हो जाएगी बिहार में। हम बीजेपी भी ये कोशिश करेगी कि ये बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ, बड़ी बात है। हालांकि ये शॉर्ट रखने वाले थे, लेकिन क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहूंगा कि इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचते हैं आप कि हम खत्म हो जाएगी? शायद उनका जेडीयू में विलय कराएगी बीजेपी, जेडीयू में, हाँ, कोशिश करेगी कि वो जेडीयू में वापस विलय करे। जेडीयू में क्यों बीजेपी नहीं? क्योंकि वहीं से निकल के आए हैं एक, और उनके पास, तो इससे फायदा बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी का फायदा ये होगा कि वो भात में ना गिर के थाली में ही कहीं घी गिरेगा। और हाँ, और एक ही जो पिछड़ों का जो वोट बैंक है, वो बीजेपी के कुछ एक नेता तोड़ने में वो सफल भी रहे। और अगर मुकेश सहनी रहते हैं तो मुकेश सहनी को आगे काफ़ी लंबी राजनीति करनी है, तो मुकेश सहनी को मान लिया जाता है कि एक तरीके से आप कहिए थोड़ी देर के लिए तो पलटू राम या जो भी कहें, मतलब जिधर उनको लाभ दिखेगा उधर वो जाएंगे। तो मुकेश सहनी को ही एक तरीके से बढ़ाने का बहुत फायदा मिलेगा। उनको अदर स्टेट में भी मलाह की जाति अच्छी मतलब आबादी रही है, तो उनका लाभ मिलेगा। तो ये शायद भविष्य में गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों की कोशिश, सब चीजें हो सकती हैं। हाँ, दोनों की कोशिश रहेगी कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो है फिर वापस
जेडीयू में पूर्ण रूप से विलय हो जाए। चलिए, बिहार पे हम खत्म करेंगे, फिर हम झारखंड लौटते हैं। बिहार में 14 मंत्रिमंडल में 14 लोगों को शामिल किया गया। इसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 जेडीयू के हैं, प्लस एक नीतीश कुमार, तो वो उनको आप 6 गिन सकते हैं, एक हम और एक वीआईपी से हैं। झारखंड लौटते हैं। झारखंड में राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने यह निर्देश दिया है कि छठ पर्व को लेकर जो अर्घ दिया जाता है वह तालाबों में, जलाशयों में ना होकर घर में होगा, और कोई भी व्यक्ति वहां जाने से मना किया गया है। साथ ही जो फूड स्टॉल, जो पूजा पंडाल ना कहें, जो सजावट की चीज़ें होती हैं, झूला लगता है, मेला लगता है, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। सनी सारद जी, आप चूँकि आज जो एक प्रदर्शन हो रहा था, आप वहाँ पे गए भी थे, भाजपा नेताओं का प्रदर्शन था, वो लोग तालाब में उतर भी गए थे, तो आप दिन भर इन चीज़ों को देख कर करते आ रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि झामुमो या मैंने ये यूपी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उनको पता है कि इस पे वो घिरेंगे, इसके बावजूद ये कदम क्यों? देखिए, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, इससे ठीक 24 घंटे पहले या 22-23 घंटे पहले सरकार ने छठ को लेकर यह दिशा निर्देश जारी किया था। IPRD विभाग की तरफ से वह गाइडलाइन जारी किया गया, और अब जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस दौरान फिर एक डाटा सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जो हर दिन जारी किया जाता है। वो कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ डाटा रहता है, जिसमें बताया गया है कि आज झारखंड में 166 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, 360 के आसपास रिकवर हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। कल सरकार ने जो डाटा गाइडलाइन जारी किया था, उसको जारी करते हुए सरकार ने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई जीतने के अंतिम पायदान पर हम लोग खड़े हैं, और अगर छठ महापर्व में इस दूरी 2 गज की दूरी जो घाट में मेंटेन नहीं हो पाएगी, वो घर में रहते हुए मनाए तो वो मेंटेन हो सकती है, और इसलिए सरकार ने ये निर्देश जारी किया है। सरकार के तरफ के लोगों का कहना था। लेकिन आज सुबह से ये कहने की बात ठीक है, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी, हालांकि ये तर्क पता नहीं किसी को क्या लगेगा, फिर भी ना चाहते हुए आपको वो चीज़ें याद आएंगी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। वो गलत भी नहीं है कि बिहार में जैसा चुनाव हुआ, झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुआ, जनाजों में या खुद मुख्यमंत्री ही कई इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए जहाँ भीड़ रही है, फिर इस तरह का रवैया सवाल तो खड़ा करता है कम से कम। ठीक है, प्रैक्टिकली आप सही भी हो, तो ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल उसी वक्त से खड़ा हो रहा था जब दुर्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई थी। हाँ। जिसमें कहा गया था कि 4 फुट से अधिक माँ की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। दुर्गा पूजा के वक्त मैं गांव में था। गांव के लोग बोल रहे थे कि सरकार का यह निर्णय बहुत ही गलत है। अब देखिए, 4 फुट का दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने से भीड़ और ज़्यादा हो रहा है। माँ की प्रतिमा ऊंची थी तो लोग दूर से ही देख लेते थे, अब नीचे है तो नज़दीक जाके अधिक लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ जुट रही है। तो थोड़ा सरकार को प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि आज सुबह से जो बीजेपी के तमाम नेता विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है। और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए जेएमएम के लोग भी उसी में शामिल हो गए। जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं विनोद कुमार पांडे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर एक पत्र लिखा है और कहा है कि भाई इस पर पुनर्विचार कीजिए। सिर्फ विनोद पांडे नहीं, बल्कि जेएमएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और गिरिडीह से विधायक हैं सुदीप कुमार, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दोनों ने जो पत्र लिखा है उसको पढ़िएगा तो पहले तो उन्होंने खूब तारीफ की है, कहा है कि आपने कोरोना को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग अब जीतने के अंतिम कगार पर हैं। तो अब जो है लेकिन जो ये गाइडलाइन जारी किया गया है छठ को लेकर, वो उसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, पुनर्विचार की ज़रूरत है। इसके अलावे कई और चिट्ठियां लिखी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावे जिस तरह से आज रांची के सांसद संजय सेठ, कांके के विधायक समरी लाल, रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, डिप्टी मेयर, सभी ने पानी में उतरकर बटन तालाब में उतरकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया और सरकार तक यह मैसेज देने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि आज देर रात तक या फिर कल सरकार की तरफ से कोई सुधार कर गाइडलाइन जारी कर दिया जाए। बिहार में जिस तरह से देखिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जनता से अपील की गई है कि आप कोशिश कीजिए कि छठ घाट में आप स्नान न करें, अर्घ भले ही वहाँ दें। तो वो एक थोड़ा बीच वाली बात हो गई है। तो लोग चाह रहे थे कि उसी टाइप का कोई गाइडलाइन हो।
हालांकि जब आज जो है सरकार की तरफ से बचाव करने के लिए महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह उतरी भी और उन्होंने कहा कि यह तुगलकी फरमान झारखंड सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार शुरू से गाइडलाइन जारी करती रही है, शुरू में कहा कि यह लड़ाई 21 दिन का है, फिर इसे टालती रही, तो केंद्र सरकार की वजह से ही कोरोना का संक्रमण इतना बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे आज, उन्होंने कहा कि चुनाव में भीड़ जुटती है, जो लोगों के जो जनाजे में है उसमें भीड़ जुटती है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन पर्व त्यौहार पर जो है ये आस्था पर चोट करने वाली सरकार है। ये तमाम तरह की बातें जो दो वीडियोज हैं हमारे बीच, वो एक तो जो बटन तालाब की बात जो सनी जी कर रहे हैं उस पर भी एक वीडियो, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का एक इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू द फॉलोअप के इसी पेज पर जहाँ पे आप इस वक्त ये लाइव वीडियो देख रहे हैं उसी पे मौजूद है। हम चाहेंगे कि वो भी आप देख, वो तो जनता देख ही रही है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सन्नी सरद ने कही कि सरकार आज देर रात या कल तक इस फैसले में संशोधन कर देगी। चिंता की बात ये नहीं है कि सरकार अपना फैसला या इसमें संशोधन करेगी। हेमंत सोरेन को चिंता करना चाहिए और मंत्रिमंडल में जितने वरिष्ठ लोग हैं कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो सरकार पे ऐसे ऐसे निर्णय थोप देती है या सरकार के तरफ से उसको जारी कर देती है, जिसको बाद में सरकार को ही यूटर्न करना पड़ता है। जैसे आप लैंड म्यूटेशन बिल का देखेंगे, सरकार उनकी ही पार्टी जेएमएम ने भी कहा था कि उसको वापस लेना चाहिए, फिर इस तरीके का गाइडलाइन को लेकर। तो हमारा कहने का मतलब है कि क्या, जैसे कई लोग आप जाएंगे खासकर राजनीतिक दलों में तो कहेंगे कि पिछली सरकार जो भुक्त भोगी वो अधिकारियों की वजह से। तो क्या ये अक्सर झारखंड में देखने को मिलता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उन पर ये लगता है कि भाई चूंकि ब्यूरोक्रेसी उस तरह की नहीं थी, तो ये हेमंत सोरेन को भी चिंता करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी पब्लिक डोमेन में चीजें सरकार की ओर से जारी की जा रही हैं वो एक बार कम से कम मुख्यमंत्री तक उसको पूरा क्लियर हो जाए, ताकि सरकार को इस तरीके का यू टर्न ना लेना पड़े। इससे छवि में थोड़ी सरकार की बहुत पीड़ पिटती है। और इसमें देखिए, अब से 6 घंटा पहले जो जेएमएम की जामा से विधायक है और मुख्यमंत्री की भाभी हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि सरकार का ये तुगलकी फरमान है, क्योंकि इससे पहले दीपावली, धनतेरस, तमाम चीज़ में लोग जो है वह भीड़ और जनजीवन सुचारू रूप से दिख रहे थे। तो फिर छठ को लेकर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है और इसमें संशोधन किया जाए, तो तमाम तरह से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्होंने भी मांग की है, कांग्रेस ने भी अभी प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि सरकार इसमें संशोधन करे। तो अब मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है इस पर कि आखिर क्या कुछ संशोधन किया जा सकता है। शुरू हो गया रांची छठ पूजा समिति मोराबादी में धरना देगी, इस तरीके से तमाम लोग। हाँ, ये जो पूरा जो इस पर जो बवाल हो रहा है छठ बैठे बैठाए गाइडलाइंस, विपक्ष को सरकार ने एक मौका दे दिया है। और इसी बात को सनी भी और आज हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि ठंड के साथ साथ झारखंड में चूंकि राजनीति ठंडी पड़ी, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कोई बड़ा इवेंट ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह सरकार इन्हें मौका देती जा रही है लगता नहीं है कि चीज़ें कम हो सकेंगी। तो मुझे लगता है कि हम इस बात को ख़त्म करते हैं, लाइव काफ़ी लंबी हो गई है। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर हमने बातचीत की। जो लोग अभी जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप दोबारा इस वीडियो को देख लें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।